दोस्तों आज मैं आप पहुंचा हूं छत्तीसगढ़। आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो पहले एक बहुत अच्छी नौकरी करते थे, वाइट कॉलर जॉब थी इनकी। उस जॉब को छोड़ के अपने गांव वापस आए ये, और यहाँ पे ये गोट फार्मिंग के साथ साथ ट्रेडिशनल खेती और फिश फार्मिंग भी कर रहे हैं। काफी अच्छा इनका फार्मिंग मॉडल लगा मेरे को, और बहुत अच्छा पैसा भी इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। चलिए फटाफट देर न करके मिलवाते हैं आपको संदीप जी से और जानेंगे उनके इस मॉडल के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। आज आपके फार्म पे आए हैं, आज हम छत्तीसगढ़ में हैं। सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम संदीप मसीह है और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट के सोनपुरी गांव में मैंने अपना व्यवसाय स्थापित किया है। और गोट फार्मिंग है, फिश है, और भविष्य में हम पोल्ट्री भी चालू करने वाले हैं जी। ये 3 चीज़ पे है, प्लस हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, ये दोनों, इन तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर टूरिज़्म के हिसाब से इस जगह को हम डेवलप कर रहे हैं। सर आपका पीछे गोट फार्म है जी। तो उस तरफ चलेंगे और देखेंगे, समझेंगे आपके गोट फार्मिंग मॉडल को जी। और मुझे बताइए ये सब चीज़ें करने से पहले आप क्या करते थे? आप बेसिकली फार्मर, ट्रेडिशनल फार्मर हैं? मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, सिविल और मैं बहरीन और ब्राज़ील में जॉब करता था जी। और वहाँ से वापस आकर के मैं यहाँ पर इस काम को चालू किया हूँ। पर उससे पहले मैं ICICI में ब्रांच मैनेजर था। अच्छा। जगदलपुर में जी। जगदलपुर और जांजगीर से मैं जगदलपुर रहा जी। और वहाँ से फिर मैं कुछ समय के लिए US गया हुआ था, हवाई। अच्छा। और वहाँ से आने के बाद जी। मैं करीबन 1 महीने के लिए इजराइल भी गया था इस एग्रीकल्चर को सीखने के लिए, कैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, कैसे हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कम पानी के यूज़ में एक अच्छा एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। जी जी। फलों का, फूलों का और अन्य जो हमारे उत्पाद हैं उनको कैसे हम कर सकते हैं जी। तो उसके लिए मैं इजराइल भी रहा और इजराइल से आने के बाद फिर मैं यहाँ पर ये कुछ समय और भी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में रहा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है मेरे पास, मैंने वो कॉन्ट्रैक्टरशिप भी किया और उसके बाद फिर मैं इस गोट फार्मिंग में यहाँ पर आया। सर दो वाइट कलर जॉब्स, ठीक है जी, और दुनिया का भ्रमण आपने किया, वहाँ से कुछ सीखा ही होगा, तो आप यहाँ पे आके अपने पर्सनल लैंड पे सब कर रहे हैं जी, है ना? तो ये विचार कैसे बने कि भाई फार्मिंग में घुसना है, लाइफ स्टॉक और खेती में जाना है, ट्रेडिशनल खेती में? क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और अपने खुद के ऑन के कंस्ट्रक्शन में मैं पिछले 20-25 साल से काम करता रहा जी। लेकिन मैं कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया क्योंकि मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं था। अच्छा। क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टारगेट प्रेशर है, हर दिन एक नया होता है जी। और वहाँ पर आप दूसरों के लिए काम करते हैं जी। यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये आपके अपने लिए काम करते हैं, ये आपका अपना ऑन बिजनेस होता है। आप यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं, आप इस बिजनेस को जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे जी। वहाँ पर आपको एक सैलरी मिलती है, एक इंसेंटिव मिलता है, एक बोनस मिलता है और वहाँ पर एक सर्विस की एक लाइफ होती है। उसके बाद फिर शायद आपको हटना पड़ता है जी। बिल्कुल। लेकिन इस जगह पे आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी इस जगह पे आप काम करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और ये काम आपको हमेशा से इससे लगाव रहेगा क्योंकि हर दिन आपको एक नया चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा। बकरियों के बच्चे जब आएंगे वो ग्रो करेंगे, जब उनको आप और आगे बढ़ाएंगे और जब उसको बेचेंगे तो एक जनरेशन जो आपको दिखता है साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का, तो वो आपको और मोटिवेट करता है कि कैसे मैं इसको और बढ़ाऊँ। क्योंकि इसमें जब आप इसके कॉस्टिंग में जाते हैं तो ये कॉस्टिंग मोटा मोटी एक इनिशियली तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है, लेकिन जब आप इसके अंदर पे पारंगत होते जाते हैं, एक्सपर्टाइज होते जाते हैं, धीरे धीरे सिस्टम्स को, मेडिसिन्स को, इनके फूडिंग को जब आप अडॉप्ट करते चलते हैं, उससे सीखते चलते हैं, आपको बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप इसको इम्प्रूव करते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आपका जो इसका फूड का जो कॉस्ट है वो आप उसको रिड्यूस कर लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर हमारा अप्रॉक्सीमेट 29 से 30 एकड़ का जो लैंड है, यहाँ पर हम इनके हरे चारे का भी इंतजाम कर रहे हैं। हमने बरसीम और सुपर नेपियर ये लगाया हुआ है, मलबरी भी लगाया हुआ है, इनके लिए नीम लगाया हुआ है, पीपल लगाया हुआ है, इनके लिए मुनगा, मोरिंगा जिसको बोलते हैं वो भी,
सहजन, उसको भी लगाया हुआ है। और नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के बाद हम इनको ये सारे ग्रीन सप्लीमेंट जो हैं, ग्रीन जो लीव्स हैं और हरा जो चारा है, इनको हम देना चालू करेंगे। ये एरिया कितना है जी फार्म का? काफी अच्छा इन्वेस्ट हो रखा है, बहुत लंबे एक स्पैन ले रखा है आपने एरिया। ये जो हमारा जो शेड है वो अप्रोक्सीमेट 8000 स्क्वायर फीट का शेड है। 8000 स्क्वायर फीट। हाँ, और ये जो बगल में आप जो ओपन शेड देख रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट 5000 स्क्वायर फीट का है, जो अभी नया फिर से कंस्ट्रक्शन होने वाला है। अच्छा, इस पे भी बनाएंगे आप? इस पे भी हम एक शेड बनाएंगे, क्योंकि जब हम बकरियां हमारी ग्रोथ में आ रही हैं और विद इन 6 मंथ हमारे अप्रोक्सीमेट 70 से 80 बच्चे आ गए हैं 6 मंथ्स में। 6 मंथ्स में, 6 मंथ भी ऑलमोस्ट 6 मंथ हुआ है। 6 मंथ में 70 से 80 बच्चे आ गए हैं। शुरुआत कितने जानवरों से की थी आपने? शुरुआत हमने 120 जानवरों से किया था। अच्छा। और आज की डेट पे हमारे पास 200 जानवर हैं। 200 जानवर हैं आज की डेट में जी। तो सर ये बताओ, गोट फार्मिंग जैसे कर रहे हो आप, थोड़ा साइड में भी चलेंगे, साइड में देखेंगे आपका जी। इसमें ब्रीड कौन कौन सी है ये हमने अजमेर से ये ब्रीड लाया है, जिसमें सिरोही है, सोजत है जी, कोटा है और गुजरी है। और मैंने इसमें ब्रीडर चेंज किया है जी। एक कोटा है, एक सिरोही का ब्रीडर है और एक हंसा का ब्रीडर मैंने डाला है। अच्छा। जिससे हंसा के ब्रीडर से बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। अच्छा, मिल गया रिस्पांस? मिल गया जी। तो दोस्तों अब साइड के अंदर आ गए हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्दियों का टाइम है, दिसंबर का महीना है और यहाँ पे हैलोजन जला रखे हैं अभी, और यहाँ पे इनकी डिस्पेंसरी है। अच्छा सर, मैंने सुना है कि जो बकरी पालन करते हैं उसमें जो रूफिंग करते हैं, छत डालते हैं, वो सीमेंट की चादर डालनी चाहिए, लेंटर होना चाहिए, स्टील की चादर मना करी जाती है। आपने स्टील का यूज़ क्यों किया? स्टील का हमने इसलिए यूज़ किया था कि ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल था। अच्छा। और चूंकि शेड का एरिया बहुत बड़ा है और शेड का एरिया बहुत बड़ा होने से लोड का भी एक प्रॉब्लम था जी। और उसके कारण से हमने इसको किया है। चूंकि ये हाइट पे है जी। अगर लोअर साइड हाइट पे होता तो हमें एस्बेस्टस हम लगा सकते थे जी। लेकिन इसकी हाइट 12 फीट के आसपास है, तो उससे टेम्परेचर हीट जो ट्रांसफर होता है गर्मी के टाइम में वो नहीं होगा जी। तो वो कूलिंग रहेगी। और आप देख रहे हैं चारों तरफ हमने अभी नेटिंग किया हुआ है और कुछ ये स्क्रीन्स लगाए हुए हैं जी जी। उसका रीज़न है कि क्योंकि ठंड का समय है और इस ठंड में जो टेम्परेचर है वो शाम के टाइम में रिड्यूस हो जाता है। कितना रहता है टेम्परेचर? तो टेम्परेचर 10 से 12 के आसपास, 12-15 तक रहता है जी। पर बकरियों को इससे ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए, तो हमने ये हैलोजन लगाया है और ये चारों तरफ स्क्रीनिंग कर दी है। इस तरह से हमने इनका इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये, और ये सही बिल्कुल सही कर रखा है, बाहर निकाल नहीं सकते, बाहर निकालेंगे ठंड लग जाएगी, उससे निमोनिया हो सकता है, इनकी जान जा सकती है। ये सर ने बहुत सही कर रखा है। यहाँ पे हैलोजन के सर के ऊपर ही है, इन्हें बिल्कुल गर्मी वाला फील दे रहे हैं यहाँ पे ये, और नीचे इनके लिए लकड़ी के वो भी बिछा रखे हैं उन्होंने बैठने के लिए। अच्छा सर, ये बच्चे यही हुए हैं आपके पास जो अभी हुए जी, हैं? जी। तो सर जैसे आपको भी शायद 6 महीने हुए हैं इस काम में जी। तो ये इसमें कुछ दिक्कत आई स्टार्टिंग में? क्योंकि हाँ, इनिशियली जब हम लेके आए राजस्थान से, हम अजमेर से जब हम लेके आए तो नेचुरल है बकरियां अप्रोक्सीमेट 40-45 घंटे का एक जर्नी करके आती हैं और इनके अंदर पे एक्सर्शन होता है और एक फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि वो पूरे 40 घंटे 45 घंटे खड़े होके आती हैं वहाँ से। और एक जो राजस्थान का क्लाइमेट है और छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है वो एकदम डिफरेंट है। राजस्थान में एकदम गर्मी और एकदम एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, जबकि छत्तीसगढ़ में वहाँ बारिश नहीं होती। यहाँ पर बारिश भी है, मॉइस्चर भी है, उसके बाद ठंड भी अच्छा पड़ता है, गर्मी भी। तो दोनों के वेदर जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि बकरियां वहाँ के वेदर से यहाँ के आके वेदर में उनको ढलने में, उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इस एग्जर्शन में उनको कई बार पीपीआर आने के चांसेस होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो हमने आते साथ ही मैं खुद सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक मेरी पूरी टीम, हम यहाँ पर 10 से 12 लोग यहाँ पर रह करके एक एक बकरी को वॉच करते थे और उसको इंजेक्शन वगैरह दिया करते थे। कैजुअलिटीज हुई थी, बट जब मैं लोगों से बात किया तो उनका कहना था कि 35% तक कैजुअलिटी होती है जी। लेकिन
पीपीआर जो जब आप नई बकरियों को लेके आते हैं कहीं से भी, अच्छा, तो अच्छा। उसमें जो कैजुअलिटी होती है उसका रेशियो जो होता है 35% होता है। नहीं, उनको पीपीआर तो नहीं थी ना बकरियों को? पीपीआर नहीं था, पीपीआर 90% मोर्टेलिटी है। हाँ नहीं, पीपीआर आया था, जी। लेकिन हमने जो ट्रीटमेंट किया और जो मेडिसिन उनके ऊपर चलाया है, जी। उससे हमने उस मोर्टेलिटी को 5% में लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, अच्छा। 35 से कई जगह तो मतलब पूरे, एक बहुत अच्छी केयर करी आपने, है हाँ ना? कई जगह तो पूरा बाड़ा उजड़ जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पे बेमेतरा में कोई किसी ने, मैं सुना हूँ, जी, मैं देखा तो नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, जी। वो जब बकरी लेके आए थे तो 150-200 बकरियां उनकी एक हफ्ते के अंदर में खत्म हो गई थी। लेकिन हमने यहाँ पर बहुत बड़ा एफर्ट लगाया और सुबह से रात तक जी। हमारे खाने का ठिकाना नहीं होता था। ऐसी होता है ये जब तो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। हाँ, तो हम उसको उस मोर्टेलिटी जो 35 और 100% भी होता है, जी। उसको हमने 5% पे ले आया था। जी। अब स्टेबल है फार्म? अभी स्टेबल है। हाँ, थोड़ा सा कई बार वर्म लोड बढ़ता है तो दिक्कत आती है। अच्छा, डिवॉर्मिंग करने के बाद डिवार्मिंग पर वो सब अभी सिस्टम धीरे धीरे हम डेवलप करते जा रहे हैं, तो प्रॉपर डिवार्मिंग कर रहे हैं, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और जो वही कंसल्टेंट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इसके वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वेटनरी सर्जन हैं, उनको हम हर हफ्ते अब 10 दिन में एक बार बुला करके सारा चेकअप कराते हैं। और जो भी गोट या जो बकरी है जो वीक होती है या कुछ डिजीज है, तो वो लोग उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और उसको क्योर करके देते हैं। अच्छा, ये क्या आपने इनका बना रखा है, ब्रीड लिखी हुई है? ये हमने अभी जो ब्रीड है वो लिखा हुआ है, सिरोही देखेंगे फीमेल है, सोजत फीमेल है, गुर्जरी फीमेल है, कोटा फीमेल है, हंसा एक मेल है, एक सिरोही मेल है और एक गुजरी मेल है। ये हमारे पास अभी जो करंट में है। जी। तो सर, ये जो आपने इतना बड़ा शेड बनाया है, एक बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रखा है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया है आपने? मैं गोट फार्मिंग की बात करूँगा सर। मोटा मोटी मैंने यहाँ पर अभी जो गोट फार्म पे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो अप्रॉक्सीमेट 30-35 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट। 35 लाख 35 लाख विद एनिमल्स। विद एनिमल। तो मुझे ये बताइए सर कि आपका एम क्या है? अभी आपने स्टार्टिंग करा है, प्रॉफिट मार्जिन तो अभी आपको लग जाएगा करीबन 3 साल, ठीक है ना, इस बिजनेस को सेटअप करने में ढंग से। जी। आपका एम क्या है सर? क्योंकि आप मल्टीपल कर रहे हो, आप खेती भी कर रहे हो, आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी काफी अच्छे हैं, और यहाँ पे गोट्स तो हैं ही अपने, ठीक है ना, पोल्ट्री में भी आप कह रहे हो आप जाएंगे, तो क्या एम है आपका? जैसा आप देख रहे हैं कि मैं एक विलेज में इस काम को कर रहा हूँ जी, और मेरा जो पीछे का जो हिस्ट्री रही, जो लाइफ रही है जी, वो एकदम वाइट कॉलर जॉब की थी और सब कुछ था। बट मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मैं इस जगह पे जब काम कर रहा हूँ तो मेरी ये सोच है कि मैं अपने साथ साथ अपने जो गांव के लोग हैं, समाज जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो 2-4 बकरियां पालते हैं, मैं कैसे उनको इम्प्रूव कर सकूँ, कैसे उनके ब्रीड को इम्प्रूव कर सकूँ, मेरा वो प्लानिंग है। सेकेंड है कि हम इसको लार्ज स्केल में लेके जाना चाहते हैं। अच्छा। ये हमारा जो टारगेट है वो अप्रोक्सीमेट 5000 बकरियां पालने का टारगेट है। 5000 बकरियां? हाँ, 3 जगह पे हम इसको स्पॉट कर रहे हैं। एक यहाँ पर है, यहाँ पर हम 2000 बकरियों का टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो 30 एकड़ के आसपास का स्पेस है। वो बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है, जिसमें हम इनके लिए हरा चारा भी का उत्पादन कर सकते हैं। इनके चराने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर जगह है, जगह तो और इनके शेड के लिए भी हमारे पास जगह है। तो उसके हिसाब से हम इसको ग्रो करना चाहते हैं, ताकि हम इस छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट है, यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं हर चीज फील्ड में। तो हम किसान भाइयों के लिए ये चाह रहे हैं कि वो यहाँ से राजस्थान जाते हैं, कई बार वो वहाँ से बकरियां तो लाते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है और यहाँ का जो वातावरण है वो अलग अलग है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने इस फार्म से छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को, और भी जो हमारे आसपास के उड़ीसा और झारखंड और इधर आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्रा, इधर जो लोग बकरी पालन में चाहते हैं, हम उनको ये यहाँ से जो ब्रीड तैयार होगी वो हम देंगे, क्योंकि ये जो ब्रीड अब तो तैयार हो रही है वो यहाँ के वेदर के हिसाब से तैयार हो रही है। बिल्कुल जी। अब जो बच्चे आएंगे यहाँ के, जो यहाँ के वेदर के हिसाब से आएंगे, तो अब उनमें मोर्टेलिटी या उनकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो जाएगी। अब उनको वातावरण यहाँ से, अगर वो झारखंड जा रही है या उड़ीसा जा रही है या छत्तीसगढ़ के किसी और जिले के किसी और गांव में जा रही है, तो उनको वो जो स्वास्थ्य में जो वातावरण का प्रभाव पड़ता वो नहीं पड़ेगा, जिससे किसान भी खुश रहेगा,
किसान को भी नुकसान नहीं होगा और वो इससे अपना व्यवसाय बढ़ा करके अपने सोशल स्टेटस को, अपने जो जीविका के साधन को बढ़ा सकता है और इनसे वो कमाई करके अपने बच्चों का भी अच्छे से पालन पोषण कर सकता है। भाइयों, ये थे हमारे साथ में संदीप सर, जिन्होंने इतनी जानकारी दी और जो ग्राउंड रियलिटी है उससे हमें रूबरू कराया। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। इनके पास हम 3 साल बाद फिर आएंगे। अगर चक्कर हमारा नेक्स्ट ईयर लगा तो नेक्स्ट ईयर भी दोबारा इनकी स्थिति को जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।